Hello everyone, welcome to Gate Academy and welcome to the series of most predictable questions that could be asked in 2023 by the IIT कानपुर। तो IIT कानपुर 2023 में क्वेश्चन सेट कर रहा है, सभी को पता है। लास्टली उसने कब सेट किया था? 2015 में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2015 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न क्या है और किस पे गेट जो है IIT कानपुर जो है वो ज्यादातर फोकस करता है। ये हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि गेट किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। गेट मींस IIT कानपुर जो गेट के पेपर को सेट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो किस टॉपिक पे IIT कानपुर ज्यादा फोकस कर रहा है, किन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है, कहां से फ्रीक्वेंटली वो क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है समझना। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उन सारे कॉन्सेप्ट को समझना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम कौन से ईयर का है? 2015। और 2015 में भी किसने सेट किया था? IIT कानपुर ने। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन उसमें अगर कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में, तो वो सारे चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी सेशन में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ दिस। लिंक का ट्रांसमिशन स्पीड मतलब लिंक पे कौन ट्रैवल करता है? सिग्नल ट्रैवल करता है। तो दिस इज द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ व्हाट? सिग्नल गिवन, ठीक है ना। सिग्नल का ये ट्रांसमिशन स्पीड है, ठीक है ना। इट यूजेस द डेटा पैकेट साइज ऑफ 1000 बाइट्स ईच। Assume that the acknowledgement has a negligible transmission delay. Acknowledgement का जो ट्रांसमिशन डिले है वो कितना है? Negligible है, मतलब ये आपको इग्नोर करना है, ठीक है। And that its propagation delay is same as the data propagation delay. भाई इसका जो प्रोपागेशन डिले है वो सेम है किसके? डेटा प्रोपागेशन डिले के। तो भाई मेरे प्रोपागेशन डिले आप कैसे डिफाइन करते हो? The time taken by a single bit to travel from one point to the another point. और अगर डेटा फ्रेम के लास्ट वाले बिट के बारे में अगर आप सोचो तो लास्ट वाले बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, उसी टाइम पे उस फ्रेम का सारा डेटा क्या होगा? डिलीवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। और इसीलिए ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है ना। ये टर्म यूज किया गया है प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है समझना। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोसेसिंग डिले एट द नोड्स आर नेग्लिजिबल। द एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इन दिस सेटअप इज 25%। देन द वैल्यू ऑफ वन वे प्रोपागेशन डिले, ठीक है ना। तो पूरे चीजों को समझते हैं। सी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में ये क्या है? चैनल है, या आप इसको लिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच का ये जो लिंक है इसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं या इसको हम लोग लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी सेंडर के पास एक पर्टिकुलर फ्रेम है, और इस फ्रेम का साइज कितना है भाई? L बिट्स है। जस्ट इमेजिन L बिट्स है, ठीक है, L बिट्स है। और सेंडर का जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितना है? RBPS है। कितना है? RBPS है, बिट पर सेकेंड। ट्रांसमिशन रेट आपको पता होना चाहिए क्या है। इन सभी का मीनिंग समझिए। सपोज सेंडर का जो फ्रेम का साइज है वो 100 बिट्स है और ट्रांसमिशन रेट है 10 बिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? जो सेंडर है एक सेकेंड में लिंक पे कितना बिट ड्रॉप करेगा? 10 बिट्स। तो 100 बिट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कैसे करोगे? अगर L का साइज 100 बिट्स है और ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन रेट है 10 बिट्स पर सेकेंड, 10 बिट्स पर सेकेंड, तो 100 बिट को ट्रांसमिट करने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड ही लगेगा ना। ये बेसिक सा लॉजिक है। एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सिंगल फ्रेम को लिंक पे ड्रॉप करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम। तो मेरे दोस्त अगर फ्रेम का लेंथ पता है
और सेंडर का ट्रांसमिशन रेट पता है, तो ये फ्रेम t=0 टाइम पे कहां पर था? बफर में था। किसके बफर में? सेंडर के बफर में। बफर मींस मेमोरी। तो t=0 टाइम पे ये फ्रेम सेंडर के बफर में था। तो कितने टाइम के बाद ये लिंक पे ड्रॉप हो जाएगा? कितने टाइम के बाद ये लिंक पे ड्रॉप हो जाएगा? दिस टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज TF। दिस टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज TF। तो यहां पर मेरे दोस्त TF क्या है? तो TF है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम किसका? ऑफ सिंगल फ्रेम। ऑफ सिंगल फ्रेम, ठीक है। सिंगल फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम है। और ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो दिस इज द L/R। यस और नो? या आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो सिंपली L/R, फ्रेम का लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो देखिए इतने टाइम के बाद, TF टाइम के बाद ये फ्रेम जो है ये चैनल पे ड्रॉप हो गया, लिंक पे ड्रॉप हो गया है। और जब कभी भी फ्रेम लिंक पे ड्रॉप होगा वो सिग्नल का फॉर्म ले लेगा। भाई जैसे ही बिट्स बफर से निकल करके मीडियम पे आएगा वो सिग्नल के फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और सिग्नल ऑलवेज लाइट के वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। लाइट के वेलोसिटी से क्या करता है? ट्रैवल करता है। तो जस्ट थिंक अबाउट द लास्ट बिट ऑफ फ्रेम। ऑफ कोर्स इस फ्रेम में बहुत सारे बिट्स हैं, बहुत सारे बिट्स हैं जो क्या है? फ्रेम के अंदर का डेटा है। जो क्या है? फ्रेम के अंदर का डेटा है। तो इन सारे बिट्स में से हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं? लास्ट बिट को। तो लास्ट बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? TP। TP का मतलब क्या हो गया? प्रोपागेशन डिले। तो प्रोपागेशन डिले को आप कैसे डिफाइन करोगे? टाइम टेकन बाय अ सिंगल बिट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक सिंगल बिट के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है। तो मेरे दोस्त अगर लास्ट वाला बिट यहां पहुंच गया तो बचा हुआ सारा बिट भी पहुंच जाएगा। यस और नो? लास्ट वाला बिट अगर यहां पहुंच गया है तो बचा हुआ जितने भी डेटा बिट्स था वो सभी रीच कर जाएंगे। और यही यहां पर सेंटेंस का मीनिंग था। क्या मीनिंग दिया हुआ है? द प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले। ठीक है ना? तो सिंगल बिट जब यहां से यहां पहुंच रहा है जिसको हम लोग प्रोपागेशन डिले बोलते हैं, तो उतने ही टाइम में पूरा का पूरा डेटा यहां से यहां क्या हुआ है? पहुंच गया है। यस और नो? तो प्रोपागेशन डिले जो है वो सेम है किसके? डेटा प्रोपागेशन डिले के। ठीक है ना? तो ये फ्रेम जैसे ही यहां पर पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करना चाहेगा? सेंडर को इसके रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट देना चाहेगा। भाई जब कभी भी हम लोग किसी भी पार्सल को रिसीव करते हैं तो उसको एक्नॉलेज करते हैं ना। तो आज के डेट में डिजिटल एक्नॉलेजमेंट हो गया है। पहले के डेट में एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर सेंड किया जाता था। ठीक है ना? तो वो चाहेगा इसको एक्नॉलेज करे। अब सपोज मेरे पास लाइक एक ही सोर्स से तो पार्सल नहीं आ रहा है। मैं अमेजॉन से भी मंगवा रहा हूं, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा रहा हूं और कहीं और से भी मंगवा रहा हूं। तो सभी का अलग अलग एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा ना। क्यों? क्योंकि सभी में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो रिसीविंग फ्रेम के थ्रू एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को क्रिएट करना ये तभी पॉसिबल है जब रिसीविंग फ्रेम पे आप क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। इस पे क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? T ऑफ प्रोसेसिंग। तो जब तक जो रिसीविंग फ्रेम है वहां पर हम लोग सोर्स का एड्रेस को रीड नहीं करेंगे तब तक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम क्या क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको रिसीविंग फ्रेम को रीड करना पड़ेगा टू क्रिएट द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। रीडिंग सच थिंग्स एंड क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। We are doing the processing on the actual frame and then we are creating a acknowledgement frame. So this is called the processing time. कुछ ना कुछ तो टाइम इन्वॉल्व होगा, भले ही वो बहुत कम हो लेकिन इन्वॉल्व तो होगा ही। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है ना? अब ये हमारा क्या कैसा फ्रेम है भाई? एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है। तो अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर इस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को सबसे पहले लिंक पे ड्रॉप करेगा। सबसे पहले लिंक पे ड्रॉप करेगा जिसमें टाइम कितना लगने वाला है? T ऑफ AC के। T ऑफ AC के। और जैसे ये लिंक पे ड्रॉप होगा ये जो है इस फ्रेम का लास्ट बिट है। तो इस बिट को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा, अगेन दिस इज द TP। तो एक्नॉलेजमेंट यहां तक आ गया। तो यहां पर T=0 पे स्टार्ट हुआ था और इतने टाइम पे ठीक है ना, ये जो है फ्रेम ये सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। और ये पूरा हमारा क्या है? टाइमलाइन है। तो मेरे दोस्त यहां पर टोटल टाइम क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो सी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टोटल टाइम।
टोटल टाइम क्या है, तो TF प्लस TP एंड देन प्लस T ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन T ऑफ ACK and again TP. This is the total time required by the sender to deliver a single frame successfully. ठीक है ना, तो इसको आप मॉडिफाई वे में कैसे लिखोगे, तो TF, यहाँ पर TP जो है वो 2 बार अपियर हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2TP एंड प्लस T ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्लस T ऑफ ACK. ठीक है, तो टोटल टाइम मुझे पता चल गया, तो यहां से हम लोग चैनल यूटिलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना, ईटा क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग द चैनल यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन किस केस में, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. स्टॉप एंड वेट, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सेंड अ सिंगल फ्रेम, स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. इसीलिए इस प्रोटोकॉल को बोला जाता है स्टॉप एंड वेट. ठीक है ना, तो एक सिंगल फ्रेम को सेंड किया गया और सेंडर रुक गया, कब तक, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा. जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा वो नेक्स्ट फ्रेम को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में चैनल यूटिलाइजेशन कितना आएगा भाई, तो एक सिंगल फ्रेम को डिलीवर करने में टोटल टाइम ये लगा है, और इतने टाइम में कितना फ्रेम डिलीवर हुआ है, एक फ्रेम, और उस फ्रेम का टाइम कितना है, TF. ठीक है ना, तो आउट ऑफ टोटल टाइम दैट इज द TF प्लस 2TP plus T of processing and plus T of ACK. So out of this total time, only one frame whose transmission time is TF has been delivered. So this one will become the channel utilization. समझ में आ रहा है. तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर सपोज इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो प्रोसेसिंग टाइम एंड एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम दोनों नेग्लिजिबल गिवन है. लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन गेट पूछ रहा है जहां पर लाइक प्रोसेसिंग टाइम भी गिवन है और एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम भी गिवन है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. इज दैट क्लियर. अब इसी लाइक फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सी इफ प्रोसेसिंग टाइम इज टेंडिंग टू जीरो मीन्स यू हैव टू कंसीडर नेग्लिजिबल, एंड T ऑफ ACK एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम भी क्या है, नेग्लिजिबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है ना, ये दोनों नेग्लिजिबल है, तो इन दिस सिचुएशन चैनल यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो TF अपॉन TF प्लस 2TP. बात समझ में आ रहा है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन. तो अगर चैनल यूटिलाइजेशन पता चल गया तो थ्रूपुट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना. थ्रूपुट जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव डेटा रेट. ठीक है ना, थ्रूपुट जिसको इफेक्टिव डेटा रेट R ऑफ E से इंडिकेट करेंगे. देखिए R से हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं, R से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डेटा रेट को. R का मतलब क्या होता है, R इंडिकेटिंग द डेटा रेट. और डेटा रेट कैसे डिफाइन होता है, BPS के फॉर्म में, बिट पर सेकंड के फॉर्म में, और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इफेक्टिव को. बात समझ में आ रहा है. तो R का मतलब हो गया डेटा रेट, E का मतलब हो गया इफेक्टिव. तो सिंपली इसको क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डेटा रेट, थ्रूपुट. अदर वर्ड्स वी कैन से द थ्रूपुट आल्सो. तो थ्रूपुट को आप कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम. तो मेरे दोस्त स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में सेंडर जो है वो कितने बिट को ट्रांसमिट कर रहा है, टोटल. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में सेंडर जो है वो टोटल L बिट को ट्रांसमिट कर रहा है, आउट ऑफ हाउ मच टाइम, टोटल टाइम किसमें, तो टोटल टाइम कितना है भाई, तो TF प्लस 2TP. ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कब, जब T ऑफ प्रोसेसिंग टेंडिंग टू 0 है और T ऑफ ACK भी टेंडिंग टू 0 है. ठीक है ना, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं. तो थ्रूपुट हमारा क्या होगा, L डिवाइडेड बाई दिस. तो टोटल L नंबर ऑफ बिट्स द सेंडर इज ट्रांसमिटिंग आउट ऑफ द टोटल टाइम TF प्लस 2TP. यस और नो, हो जाएगा. चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. देखिए L को अगर हम लोग R से डिवाइड कर रहे हैं तो R से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा. एंड दिस वन इज द TF प्लस 2TP. ठीक है ना, L बाई R ये क्या है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन. तो इसको क्या लिखेंगे, सॉरी, दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम. सो TF अपॉन TF प्लस 2TP इनटू R. और आपको अच्छे से पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन.
So finally you can write R effective is equal to channel utilization into R. Yes or no? Yes or no? तो यहां पर देखना, मुझे पता है कि चैनल यूटिलाइजेशन वैरी करता है 0 to 1 के बीच में। तो समझना, अगर चैनल यूटिलाइजेशन 100% है, ये क्या है? दिस इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ, या इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेटा रेट, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डेटा रेट। ये क्या है? एक्चुअल डेटा रेट है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज द एक्चुअल डेटा रेट एंड दिस इज द इफेक्टिव डेटा रेट। ठीक है ना? इफेक्टिव डेटा रेट। अब ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि इसको इफेक्टिव डेटा रेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अफेक्टेड ड्यू टू द चैनल यूटिलाइजेशन। तो चैनल यूटिलाइजेशन जैसे जैसे वेरी करेगा, ये भी वेरी करता रहेगा। तो अगर चैनल यूटिलाइजेशन 100% है तो इफेक्टिव डेटा रेट विल बिकम इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल डेटा रेट, और अगर चैनल यूटिलाइजेशन 50% है तो इफेक्टिव डेटा रेट R/2 हो जाएगा। ठीक है ना? R/2 हो जाएगा। देखिए, यूटिलाइजेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इफेक्टिव डेटा रेट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट पर सेकेंड। सो फाइनली हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला। जो इफेक्टिव डेटा रेट या जो बैंडविड्थ है वो कैसे लिखोगे आप? L डिवाइडेड बाई TF प्लस 2TP, और इसी को कैसे लिख सकते हैं? चैनल यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट इनटू R। यस और नो? तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, चैनल यूटिलाइजेशन के बारे में पूछा जाए या लाइक थ्रूपुट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, यू विल बी प्रिपेयर्ड टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है, और यहां पर कहीं पर भी ऐसा भी नहीं है कि कोई भी डेरिवेशन आपको याद करना है। एवरीथिंग यू कैन डिराइव इफ यू हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग यू कैन डिराइव। ठीक है? तो नोइंग ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है भाई मेरे? हमें यहां पर L का साइज गिवन है, फ्रेम का साइज गिवन है। ठीक है ना? दिस इज द फ्रेम साइज। ओके, द लिंक ट्रांसमिशन स्पीड, द लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ दिस बिट पर सेकेंड। ठीक है ना? ट्रांसमिशन स्पीड, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो दिस इज नथिंग बट R गिवन। ट्रांसमिशन स्पीड, भाई नोड का ट्रांसमिशन स्पीड किस में मेजर होगा? बिट पर सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में जो नोड है वो कितने बिट ट्रांसमिट कर रहा है? 10⁶ बिट को ट्रांसमिट कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द बैंडविड्थ। तो देखिए, कभी कभी हम लोग ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, या बैंडविड्थ बोलते हैं। मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम। आप इसको ट्रांसमिशन स्पीड बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना? बैंडविड्थ बोल सकते हैं। ठीक है ना? आपको यहाँ पर डायमेंशन देखना है, क्या दिया हुआ है? बिट पर सेकेंड। मीन्स ये आपका क्या है? डेटा रेट है या बैंडविड्थ है। ठीक है ना? तो चलिए, R का वैल्यू पता है, L का वैल्यू पता है, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? TF कैलकुलेट कर सकते हैं। सो TF इज इक्वल टू L/R। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000। किस में है भाई? बाइट्स में। बाइट्स डिवाइडेड बाई 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये 30 से ये 3 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा? बाइट को बिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट डिवाइडेड बाई दिस इज 10⁻3। ये किस में आ रहा है? बिट पर सेकेंड में। तो ये बिट कैंसिल, क्या लिखोगे? 8 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 मिली सेकेंड। मुझे पता है 10⁻³ इक्वल टू क्या होता है? मिली सेकेंड होता है। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम इज 8 मिली सेकेंड। ठीक है? तो ये मुझे पता चल गया। ठीक है? और यहां पर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है चैनल यूटिलाइजेशन। भाई हमें पता है स्टॉप एंड वेट के केस में चैनल यूटिलाइजेशन क्या होता है भाई? स्टॉप एंड वेट के केस में चैनल यूटिलाइजेशन हमारा होता है, ठीक है ना? TF प्लस 2TP। दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन in case of stop and wait protocol। भाई चैनल यूटिलाइजेशन पता है, TF पता है, तो TP पता कर सकते हैं ना? TP पता कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल यूटिलाइजेशन कितना दिया हुआ है? 25% इज इक्वल टू TF का वैल्यू कितना है? 8 डिवाइडेड बाई दिस वन इज 8 प्लस 2TP। सो दिस इंप्लाइज 1/4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2TP।
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 2TP इज इक्वल टू 32. So this implies TP is equal to 32 minus 8 is equal to 24 divided by 2 is equal to 12. किस में आएगा भाई? तो मिली सेकेंड. किस में आएगा? मिली सेकेंड में. और आंसर भी आपसे किस में पूछा जा रहा है? दे आर आस्किंग द आंसर इन मिली सेकेंड. इन मिली सेकेंड. तो यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा. तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं. क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अब इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? देखना, इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? सी इफ इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस हो सकते हैं. इसी क्वेश्चन में सपोज हमें वेरिएशन बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, व्हाट इज थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होगा? तो मुझे पता है कि थ्रूपुट दैट इज द इफेक्टिव जो डेटा रेट है वो क्या होता है? ईटा इंटू आर. ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25% इंटू आर. आर का वैल्यू कितना है? 10⁶ बिट्स पर सेकेंड. तो बिट्स पर सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बीपीएस के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज 1/4 इंटू इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1000 into 10⁻³ BPS. Yes or no? So finally, how you can write? You can write 4 2s are 250. 10⁻³ का मतलब क्या होता है? K. तो ये हो जाएगा kbps. And this one will become your right answer. Yes or no? ठीक है ना. तो अगर kbps में आंसर पूछा जा रहा है तो आप ये आंसर कर दोगे. अदरवाइज 1/2. ठीक है ना, 1/2 इंटू 1/4. ठीक है ना, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको अलग फॉर्म में 10⁶ का मतलब क्या होता है? m. ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 mbps. तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? 0.25 mbps. आसान में आ रहा है 0.25 mbps. So either you can write the answer in this form. That depends upon किस फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, या kbps के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं. ठीक है ना. तो थ्रूपुट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, एक चैनल का यूटिलाइजेशन और दूसरा करंट बैंडविड्थ. या इसी प्रॉब्लम को आप अब दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. भाई इफेक्टिव जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है? L/TF + 2TP. Now place the value of all the parameter, you will get the same result. अगर आप यहाँ पर L, TF, TP सभी का वैल्यू भी फीड करते हैं तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि TP भी तो कैलकुलेट किया गया है ना, इसी डेटा से TP कैलकुलेट किया गया है, तो आप उसको पुट करेंगे तो यू विल अचीव द सेम आंसर. तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन था 2015 सेट बाय IIT कानपुर. ठीक है ना, रिलेटेड विद द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. तो देखिए, फ्लो कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जहां से चाहे कोई भी पेपर सेट करे, चाहे ये IIT कानपुर हो या दिल्ली हो या कोई भी हो, ठीक है ना, हर एक IIT फ्लो कंट्रोल पे एक क्वेश्चन जरूर अराइज करता है हर साल. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली 90% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. एंड अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने कमेंट्स को डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करता है और उनको एक सही राह दिखाता है. और अगर आप न्यू यूजर हैं हमारे गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो बाय, जय हिंद, सी यू सून in the next session with new problem and new concept. Bye.